हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। ठीक है, तो हमने क्लास 10th की 8 वीडियो अपलोड कर दिया है फिजिक्स के पहले अध्याय की। आज ये 9वीं वीडियो अपलोड होगी जिसमें आपको सीखना होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, पूरी डिटेल्स यानी कि एकदम बाल का खाल निकाल दिया जाएगा साइंस में, फिजिक्स में, चाहे कोई भी हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने पहले वीडियो में इसे पढ़ा दिया है, ठीक है, उसको आप जाके देख लीजिए। आज देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमने पहले से ही किरण आरेख का नियम यहाँ पे बना दिया है जो उत्तल दर्पण से आपको संबंधित है। 3 नियम अवतल दर्पण से संबंधित भी है 3। तो देखते हैं कि उत्तल दर्पण में लिख देंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कुल 6 स्थितियां हैं। सॉरी, प्रतिबिंब बनने की कुल 2 स्थितियां हैं। कुल 2 स्थितियां हैं, लेकिन अवतल दर्पण में आप देखे थे तो 6 स्थितियां थी। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां हैं? 2 स्थितियां हैं। उन दोनों का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं प्रथम स्थिति, देखते हैं क्या होता है। प्रथम स्थिति, आइए देखते हैं क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 ही स्थितियां बन सकती हैं। ऐसा क्यों? और कोई स्थिति क्यों नहीं बन सकती? तो इसके लिए देखिएगा ध्यान से कि यहीं पे बता दे रहा हूं आपको कि ये रहा दर्पण और 2 ही स्थितियां क्यों बनेंगी। ये आपका यहाँ पे पोल हो जाएगा और यहाँ पे आपका अनंत हो जाएगा और इस साइड इसका फोकस और सेंटर हो जाता है। अब वस्तु जो है कि दर्पण के सामने चमकीले हिस्से के सामने ये रख सकते हैं। तो ये तो पहली पोजीशन आती है कि आप वस्तु को अनंत पे रख सकते थे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में क्या कर सकते हैं कि वस्तु कहाँ रख सकते हैं? आप अनंत पे रख सकते हैं। चलिए, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन कहाँ रख सकते हैं आप? ऐसी कोई पॉइंट नहीं जिसके ऊपर आप रख सकते हैं। डायरेक्ट अब आपका ध्रुव आ जाता है इसके बाद, यानी कि आप ध्रुव और अनंत के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, आपकी इच्छा। ये सब के सब केवल एक ही पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है। आप कहीं भी रख सकते हैं। किसी किसके बीच में? ध्रुव से लेके अनंत के बीच में कहीं भी रखिए, लेकिन हर बार आंसर एक ही आएगा। ठीक, तो इसीलिए उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशंस है प्रतिबिंब बनाने की। पहली कंडीशन की जब वस्तु अनंत हो और दूसरी कंडीशन की जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और P यानी ध्रुव के बीच में हो। तो आइए प्रथम स्थिति का हम प्रश्न लिखते हैं। क्या प्रश्न लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। अब तब के बाद बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसा कि आपको हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं कि तब के बाद क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तब इसका मतलब है कि तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तीसरा प्रश्न है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति में 2 चीजों का जवाब देते हैं, वास्तविक आभासी में से कोई एक और सीधा और उल्टा में से भी कोई एक, यानी 2 जवाब होता है प्रकृति में आपका। और चौथा जवाब उस प्रश्न हो सकता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसे कि प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनेगा। इतने सवालों का आप जवाब दे दीजिए, परफेक्ट है। और इतने सवालों का जवाब वही लड़का दे सकता है जिसको किरण आरेख का नियम आता होगा। तो आइए मैं आपको किरण आरेख का नियम बना के दिखाता हूं। सभी लोग जानते हैं कि ये रहा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के जो गड्ढा वाला हिस्सा होता है उसमें कलई किया जाता है और जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वह चमकदार होता है, यही इसकी डिफिनेशन भी होती है। ठीक है, अच्छा, ये रहा आपका पोल और इधर है आपका फोकस और ये आपका सेंटर, यहाँ पे आप अनंत मान लीजिए। तो पहली कंडीशन हम लिए है कि जब वस्तु कहाँ हो?
अनंत हो। तो फर्स्ट कंडीशन में आप मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ पे है, आपकी अनंत पे है। ये रही आपकी वस्तु अनंत पे। अब किरण आरेख के 3 नियम है, यानी किसी भी वस्तु से 3 तरीके से किरणों को आप भेज सकते हैं और मिनिमम 2 किरणें भेज सकते हैं। अधिक से अधिक आप कितना भी किरणें भेज सकते हैं, अनंत किरणें भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम 2 किरणों को भेजेंगे, इसमें से किसी भी 2 को भेज सकते हैं या किसी एक को ही 2 बार भी भेज सकते हैं, ठीक है। अगर जब वस्तु अनंत होती है तो ऐसा ही काम करते हैं। तो यहां से आप एक किरण ऐसे भेज दीजिए, ये किरण किसके समांतर गई है, मुख्य के समांतर गई है। और उत्तल दर्पण में आपके आरेख का नियम पढ़ लिए हैं और अवतल दर्पण में भी कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह दर्पण से टकराएगी। अब टकरा करके इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। और जब परावर्तन होगा तो ऐसा होगा, ऐसा प्रतीत होगा हमें कि यह कहां से जा रही है, कि फोकस से होके आ रही है, ऐसा हमें लगेगा। जैसे कि इस चित्र में देख लीजिए कि यहां से गई है ऐसे, तो टकराने के बाद ये इधर जा रही है, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि कहीं से आ रही है। कहां से आ रही है, ये देखिए फोकस से आ रही है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो ये ऐसा हमें प्रतीत होगा कि ये फोकस से होके आ रही है। तो हम इसको इसी प्रकार से बनाएंगे, आपका किरण आरेख कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे, ठीक है, कि ये ऐसे चली गई। अच्छा, दूसरी बात भी हम किरण भेज देते हैं कहां से, आपका मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। जब मुख्य से समांतर भेज देंगे तो यहां से भी प्रकाश का परावर्तन होगा। और जब भी मुख्य से समांतर किरणें आती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण है ना, तो प्रतीत होती है यहाँ से आती हुई। तो ऐसे ये आएंगी टकरा के। अब ये उस पार नहीं जा सकती थी, सच्चाई यही है कि ये किरणें उस पार जा नहीं पाती। परावर्तन होगा तो परावर्तन होगा टकरा के इधर ही आएंगी। तो अब ये दोनों परावर्तित किरणें जो हैं, परावर्तित किरणें, अब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, और मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ आपके नोट पॉइंट में कि आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं, आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर। आपतित किरणों को ध्यान नहीं देते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। और ये जो किरण है ना, ये आपकी आपतित किरण है। कौन सी किरण, आपतित किरण है ये। और इस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें परावर्तित पे ध्यान देना। परावर्तित ये वाली है और ये वाली है। अब दोनों के जाने की दिशा देखिए, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। इसका मतलब ये तो कभी मिलने वाली ही नहीं है, कभी भी नहीं मिल सकती है। जब कभी भी नहीं मिलेंगे तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं फिर, और वास्तव में ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो इसमें बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब हम कल्पना करते हैं कि ये किरणें आ कहां से रही थी, पीछे से। तो हम इसको पीछे की तरफ जब बढ़ा के देखते हैं, ऐसे इसको पीछे की तरफ लाएं और इसको पीछे की तरफ ले गए, तो देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे मिल रही है फोकस पॉइंट पे, दर्पण के पीछे, काल्पनिक रूप से। वास्तविक रूप से तो मिले ही नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और भी किस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस एफ पर बनेगा। फोकस एफ पर, ये पहला आपका आंसर हो गया। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब जहां बनता है यहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा सा बनेगा, एकदम बिंदु के मात्र का बनेगा। और जब बिंदु के मात्रा का बनेगा तो इसलिए प्रतिबिंब को हम दिखा नहीं सकते। लेकिन अगर आपको बताएं कि प्रतिबिंब यहाँ कुछ ऐसा बनता है, जो प्रतिबिंब का मुंह होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का मुंह कहाँ होता है, ऊपर की दिशा में होता है, यानी प्रतिबिंब सीधा होता है। लेकिन बिंदु के आकार का बना, इसलिए ऐसा हम दिखा नहीं सकते। यहाँ पे नहीं दिखाना आपको नहीं है, हम बस आपको बता रहे थे कि ऐसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा दिखाना नहीं है आपको, यहाँ बिंदु ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो अत्यंत छोटा होगी। या फिर आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का बनेगा, ठीक है। तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति, प्रकृति में 2 शब्दों का जवाब देते हैं। तो बताइए कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी। तो जब, अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, अभी हम नोट पॉइंट में लिखे थे, आज फिर लिख दे रहे हैं कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के
पीछे बन जाए। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है तो वह कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक, जिसे आप आभासी कह सकते हैं। काल्पनिक या आभासी, ठीक है, आभासी, काल्पनिक या आभासी। कब? अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है तब, और दर्पण के आगे है तो कैसा रहेगा? वास्तविक। अब बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ है? दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? आभासी या काल्पनिक। यहाँ दोनों शब्दों में से किसी को भी प्रयोग कर सकते थे, आभासी या काल्पनिक में से, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अब एक सवाल का और जवाब देना प्रकृति में, तो उसकी सीधा है कि उल्टा? देखिए वस्तु है ये रही दर्पण के सामने आपकी वस्तु, और दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बना है, जहाँ पे ये मिला है, किरणें काट रही है, क्योंकि कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो जहाँ कटान बिंदु प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब जानते हैं कैसा है? सीधा है, क्योंकि वस्तु का मुंह ऊपर, प्रतिबिंब का मुंह भी ऊपर, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? यहाँ पे सीधा होगा। लेकिन इतना छोटा है कि उसे दिखाया नहीं जा सकता है, बिंदु के आकार का है, इसीलिए। ठीक। अच्छा, दर्पण के किस ओर बनेगा? तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर कि सर जो प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण के पीछे बनेगा। देख ही रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना। तो ये आपकी प्रथम स्थिति कंप्लीट हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी द्वितीय स्थिति बताते हैं। द्वितीय स्थिति काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आप प्रतिबिंब वस्तु कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब का आंसर हर बार एक ही आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम द्वितीय स्थिति बताते हैं आपको। तो आइए देखते हैं सेकेंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति क्या होती है उत्तल दर्पण की। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न हमने ले दिया कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या कहानी है? कहानी है कि एक बार तो आप यहाँ अनंत पर रख देंगे और दूसरी बार बस इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में, यानी कहीं पर भी स्थित हो, बीच में कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी स्थित हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके बारे में बताइए आप। देखिए बना के आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका उत्तल दर्पण, चित्र में देख लीजिएगा, और ये आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पे आप ध्रुव बना दीजिए, यहाँ पे आप अनंत बना दीजिए। ये है आपका फोकस पॉइंट, और ये है आपका, एक मिनट, सेंटर। चलिए, वस्तु कहीं भी रखने की बात चल रही है। आप वस्तु कहीं भी रखने की बात चले का मतलब कि किसके किसके बीच में? कहीं पर भी, अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो मर्जी हो तो आप यहाँ रख लीजिए, आपकी मर्जी हो तो आप यहाँ रख दीजिए, आपकी मर्जी हो तो आप यहाँ रख दीजिए। वस्तु कहीं भी रखिए, हर बार आंसर एक ही आएगा। फिलहाल हम एक बार यहाँ ट्राई करके दिखते हैं आपको। चलिए यहाँ ट्राई करते हैं, वस्तु यहाँ है। आइए पहला नियम देखते हैं कि किरण आरेख कहाँ से भेज सकते हैं। तो पहले मुख्य से समांतर भेज दीजिए आप, पहले मुख्य से समांतर भेज दीजिए। जब भी मुख्य से समांतर प्रकाश से किरणें जाती हैं तो हमेशा फोकस से ही आती हुई प्रतीत होनी चाहिए। ये आपका फोकस है, तो ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ से आ रही है। चलिए ऐसे चली गई। अब इसको पीछे तक बढ़ाएंगे तो फोकस होकर ऐसे आती हुई नजर आएगी हमें, कि ऐसा लगेगा कि फोकस होकर आ रही है। अच्छा, दूसरी किरण कहाँ से भेज सकते हैं हम? तो दूसरी किरण हम तो फोकस से भेज सकते हैं, या फिर वक्रता केंद्र से भेज सकते हैं। दो किरण आरेख आपके पास और बचा है। ठीक है, तो आप एक काम करिए कि वक्रता केंद्र की तरफ भेज दीजिए। तो आप यहाँ से किरण भेज दीजिए, कहाँ पे? वक्रता केंद्र की तरफ। यहाँ से भेज दीजिए वक्रता केंद्र की तरफ। तो ऐसे देखिए, थोड़ा सा तिरछे हो गया। ये जो देख रहे हैं आप, दर्पण के पीछे डॉटेड लाइन से कर देंगे, और दर्पण की इधर है तो कंप्लीट लाइन रहनी चाहिए, पूरी वास्तविक लाइन। ठीक है, देखिए दर्पण के इस साइड जाएंगे तो डॉटेड लाइन से, क्योंकि हम दर्पण को उस पार किरणों को छेद के भेज नहीं सकते हैं, इसलिए काल्पनिक रूप से दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए कि जब ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है किरण, तो आप नियम पढ़े कि जब भी वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी तो वापस उसी मार्ग से होकर वापस चली आएगी। दोबारा उसी मार्ग से होकर क्या करेंगे? किरणें इसी रास्ते से वापस चली आई, यानी यहाँ से टकरा करके यहीं से वापस हो गई, उस पार नहीं जाने की नौबत आई। यहाँ से गई, टकराई, यहीं से तुरंत क्या गई? वापस हो गई। तो अब दोनों किरणें जो परावर्तित किरणें है, एक पहली किरण ये वाली है परावर्तित किरण, और दूसरी किरण हमारी ये वाली है परावर्तित किरण। अब ये दोनों तो वास्तव में कभी नहीं मिल सकती। दर्पण के पहले आए इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो कभी मिलेंगे ही नहीं। तो वास्तविक किरणें तो नहीं मिली।
अब इन्हें पीछे काल्पनिक रूप से मिलाते हैं, देखते हैं। तो ये पीछे जाएगी तो ऐसे जा रही है, और ये पीछे जा रही है तो ऐसे जा रही है। दोनों का यहाँ देखिए ना कटान बिंदु है, यानी कि दोनों किरण यहाँ पे क्या कर रही है, मिल रही है। तो इनका यहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। जहाँ पे मिले यहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब देखें ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। ध्रुव और फोकस के बीच में इनका प्रतिबिंब क्या है, बना है। ठीक, अब देखिए अगर आप दूसरी स्थिति लेते कि आप मान लीजिए कि वस्तु यहाँ मानना चाहते थे, दिखा देते हैं आपको। अगर मानते कि आप वस्तु सर यहाँ पे ले लीजिए, तो हम वस्तु को यहाँ पे अगर लेते हैं तो क्या होता है, तो हम पहली किरण तो यहीं से भेजते हैं, देखिएगा। तो ये पहला नियम तो अपनी जगह पे सही रहता है। अब दूसरा यहाँ से निकालते हैं हम फिर से सीधे ले, ऐसे कहाँ के लिए, वक्रता केंद्र के लिए। जब वक्रता केंद्र के लिए यहाँ से निकालते हैं तो ये भी देखिए कहाँ से जाता है, ऐसे जाता है, तो ये भी यहीं पे काट देता है। ये भी कहाँ काटता है, यहाँ पे काटता है। लेकिन जब बी प्रतिबिंब बनता है तो पी और एफ के बीच में कहीं पे बनता है। अगर आप वस्तु यहां लेते हैं, यहां लेते हैं, तो भी पहला नियम तो आपका यही जाएगा, ठीक है ना। ये मार्कर चल नहीं रहा है। आप वस्तु यहां अगर लेते तो भी पहला नियम तो यही रहता है आपके लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहां से फिर आप भेजते हैं ऐसे ही, तो भी वो कहीं ना कहीं इधर ही आपको काट देता है। जब भी प्रतिबिंब बनेगा आपको तो पी और एफ के बीच में ही बनेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं बन सकता। इसीलिए केवल दो ही स्थिति लेते हैं। पहली स्थिति आप पढ़े कि वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। और दूसरी स्थिति है कि अनंत और पी के बीच में वस्तु कहीं पर भी ले लीजिए, प्रतिबिंब हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। अगर वस्तु कहीं पर भी लेंगे तो प्रतिबिंब कहीं पर भी बन जाएगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब की जो साइज होगी ना इस वस्तु से छोटी होगी, देखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह वस्तु से तो छोटा होगा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति में दो जवाब देते हैं, वास्तविक है कि आभासी। तो दर्पण के पहले बन जाए तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बने तो आभासी या काल्पनिक। तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। ठीक है, अच्छा सीधा है कि उल्टा, तो वस्तु का मुंह ऊपर और प्रतिबिंब का मुंह भी ऊपर, यानी प्रतिबिंब कैसा है इस बार, सीधा है। दर्पण के किस ओर है प्रतिबिंब, दर्पण के किस ओर, तो आप बताएंगे कि सर दर्पण के पीछे है प्रतिबिंब। बस इतने से सवालों का जवाब था। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल दो स्थितियां, दो स्थिति में पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत हो तो क्या होगा, अगर वस्तु यहाँ रखेंगे तो क्या होगा। तो आपने देखा है अभी अभी कि जब वस्तु अनंत पे रहेगी, यहाँ पे अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था आपका, इस फोकस पॉइंट पे बन रहा था। ठीक है, और जब वस्तु आपकी जैसे ही आगे बढ़ी है तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा है, इस P और F के बीच में। इस कंडीशन में देखिए दो स्थितियां हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। पहले वाले में यहाँ पे था, दूसरे वाले में यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों दर्पणों का उपयोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख ही लिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इसके पहले वाले वीडियो में है। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक, तो दोनों हम आपको पढ़ाते हैं बारी बारी से, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, इज अ कॉन्केव मिरर। क्या है इसका उपयोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा कि इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, आप मजा आ जाएगा सुन के कि उपयोग कैसे होता है, आपको याद करने भी ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। तो देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। नीचे लिखी हुई बातों को इकायता के निम्नलिखित है। तो देखिए नीचे हमने क्या क्या लिख रखा है, लिखने में वक्त जाता, तो इससे अच्छा कि हम लिख दें, आपका भी समय बचे हमारा भी समय बचे। तो बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी का अर्थ है कि आप कुछ दर्पण देखे होंगे जो डॉक्टर उपयोग करते हैं, छोटा छोटा होता है ऐसे, है ना, छोटा दर्पण होता है। और बहुत कुछ दर्पण होता है जैसे कि अब इसे आप बनाएंगे तो ये जो फोकस दूरी है कितनी बड़ी बन जाएगी इसकी, यहाँ का फोकस लेंगे, यहाँ ध्रुव लेंगे तो ये फोकस दूरी है, तो ये इतना बड़ा दर्पण हुआ। अगर इससे बड़ा दर्पण लेते हैं तो आपका कुछ फोकस यहाँ आएगा और ध्रुव यहाँ आएगा, तो फोकस दूरी इतनी बड़ी हो गई।
तो अगर जितना बड़ा दर्पण लेंगे तो फोकस दूरी उतनी बड़ी हो जाती है। तो जो आप देखते हैं सैलून में या ब्यूटी पार्लर में बड़े बड़े जो दर्पण होते हैं वह यही वाले दर्पण होते हैं। कौन से? अवतल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण नहीं होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि इतना बड़ा है तो वो उसे अगर गोल करते हैं, उसे अगर गोल करेंगे तो बहुत बड़ा उनका फोकस दूरी बन जाएगा। तो उसी को कहा जाता है कि बड़ी फोकस दूरी। ठीक है, तो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक। अब द्वारक का हमने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ से दर्पण शुरू होता है, यहाँ तक यही इसका द्वारक है। तो जितना बड़ा दर्पण होगा उतना बड़ा द्वारक होगा, और जितना बड़ा दर्पण होगा उतनी बड़ी फोकस दूरी होगी। यानी बड़ा दर्पण की फोकस दूरी और बड़ा द्वारक वाला अगर अवतल दर्पण है तो उसका उपयोग क्या करने में किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किया जाता है, सैलून में इसका उपयोग करते हैं। वैसे आप ब्यूटी पार्लर भी लिख सकते थे, ठीक है, कि वहां भी किया जाता है। दूसरी बात है कि कहाँ इसका उपयोग करते हैं, तो छोटा अवतल दर्पण का उपयोग, चाहे छोटी फोकस दूरी का दर्पण वाला अगर अवतल दर्पण है आपके पास, तो उसका उपयोग अधिकतर डॉक्टर लोग करते हैं। किस काम में? छोटे छोटे अंगों के आंतरिक भागों को चेक करने में, जैसे आंख, कान, नाक व गला के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बड़ा बनता है। क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कैसे पता कि अभी अगली वीडियो में आपको पढ़ाए हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कुल 6 स्थितियां हैं। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? फोकस पे। वस्तु जैसे ही थोड़ा सा आगे गई तो प्रतिबिंब आपका कहाँ जाता था? ये आपका सेंटर और ये आपका फोकस, तो प्रतिबिंब यहाँ आ गया। वस्तु थोड़ा और आगे गई तो प्रतिबिंब यहाँ आ गया, वस्तु थोड़ा और आगे गई तो प्रतिबिंब यहाँ आ गया, वस्तु और आगे गई तो प्रतिबिंब यहाँ आ जाता है। देखिए प्रतिबिंब की कंडीशन जो है हर बार बढ़ती हुई जा रही है। यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है, और डॉक्टर को चेक करने के लिए आंतरिक अंगों को बड़ा बड़ा देखना होता है। इसीलिए डॉक्टर किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो फिगर होता है वो कैसा बनता है? बड़ा बनता है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कौन करता है? डॉक्टर लोग भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बड़ा अवतल दर्पण का उपयोग, यानी जिसकी फोकस दूरी बड़ी हो, जिसका द्वारक बड़ा हो, उसे बड़ा अवतल दर्पण कहेंगे, का उपयोग सौर भट्ठियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अब सौर भट्ठी का अर्थ है कि जहाँ पे ये सौर, जैसे आप भट्ठा चलता है, कोयले से चलता है, तो कुछ भट्ठे ऐसे हैं जो बिजली से चल रहे हैं, कुछ भट्ठे ऐसे जो सूर्य के प्रकाश से चल रहे हैं। यानी बिजली का उपयोग, यानी सौर ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऐसा यंत्र है ये आपके पास। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के भट्टियों को चलाया जाता है, तो उसी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर ये कोई आपका भट्ठा है, अच्छा भट्ठी है, अब इसमें आपको बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो चारों दिशाओं में आप क्या लगा दीजिए? बड़ा बड़ा शीशा लगा दीजिए। ऐसे कौन सा दर्पण लगा दीजिए? अवतल दर्पण लगा दीजिए। अब होगा क्या कि इस पे जैसे ही लाइट आगे गिरेगी, वो टकराएगी, टकराए कहाँ आएगी? यहाँ की लाइट कहाँ आएगी? यहाँ की लाइट भी आएगी यहीं पे, यहाँ की भी लाइट यहीं पे आएगी। यानी जितनी भी किरणें हैं वो टकरा के चारों दिशाओं से कहाँ आएंगी? एक जगह पे बिटूर जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण का काम ही होता है प्रकाश किरणों को बटोरना, और उत्तल दर्पण का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। तो सौर भट्ठी चलाने के लिए प्रकाश किरणों को बिटोरने की जरूरत है। चारों दिशाओं से प्रकाश को बिटोर के एक जगह पर केंद्रित करने की जरूरत है, किसी एक जगह पे, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा गर्मी हो सके, जिससे कि बिजली भी पैदा हो सके, या जो कुछ भी जलाना हो कुछ जल सके आराम से। तो यानी कि प्रकाश को केंद्रित करने का अर्थ है कि प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए, प्रकाश को बिटोरने के लिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? प्रकाश को बिटोरने के लिए। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को बिटोर दीजिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी। आप फिल्मों में कभी देखते होंगे कि शीशे की मदद से लोग आग लगा देते हैं, सूर्य की रोशनी को शीशे लगा करके नीचे कागज लगाते हैं, कागज जलने लगता है। वो कौन सा दर्पण होता है? यही होता है, अवतल दर्पण होता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं आग। लेकिन एक लेंस भी होता है इसमें, जिसके आर पार दिखाई देगा, फिर तो वो दर्पण नहीं रहेगा। दर्पण में एक ओर से कलई रहनी चाहिए। दर्पण केवल परावर्तित करके आप आग लगा सकते हैं, ऐसे परावर्तित करके। ये दर्पण है तो ऐसे प्रकाश किरण आएगी, यहाँ से ऐसे परावर्तित करके आप भेज सकते हैं। एक लेंस होता है जिसके आर पार दिखाई देता है ना, तो लेंस की बात नहीं चल रही है, यहाँ दर्पण की बात चल रही है। तो ये समझ में आ गया कि सौर भट्टियों में क्यों करेंगे? क्योंकि वहां सौर ऊर्जा की जरूरत थी ज्यादा मात्रा में। चौथा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है। देखिएगा ये और इंटरेस्टिंग है, टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है। तो आप
देखते होंगे कोई किसी अंग्रेज वैज्ञानिक को देखेंगे तो उसके पास एक टेबल होता है जिसपे वो अध्ययन कर रहा होता है बैठ करके, ठीक है। इस पे क्या कर रहा होता है, बैठ करके अध्ययन। तो यहाँ पे उसकी चेयर लगी रहती है जिसपे वो बैठ के अध्ययन करता है। तो यहाँ इस टेबल के ऊपर ना एक लैंप लगा होता है, एक टेबल के ऊपर एक लैंप लगा होता है। इस लैंप की जो रोशनी होती है केवल कुछ ही दूर तक गिरती है, जहां पर क्या होता है उसका बुक्स होता है, जहां पर उसकी बुक्स होती है बस उतना ही दूरी है रोशनी क्या करती है, गिरती है इस टेबल पे, जिसके और बाकी कमरे में अंधेरा रहेगा। रोशनी केवल उजाला केवल उतना ही दूर तक हो सकता है जितना दूर वो बुक रख के पढ़ता है। ऊपर ऐसे टेबल लैंप लगा होता है, ऐसे नीचे किताब लगी है और नीचे खूब किताब जितना दूर में है उतना ही दूर में उजाला होता है। तो वह कौन सा, वह टेबल लैंप है। उस टेबल लैंप का जो शेड होता है यानी जो उसका दर्पण होता है, जो उसका शीशा होता है, वह दर्पण में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, अवतल दर्पण लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको रोशनी पूरा फैलाना नहीं है जो आंख के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर पूरे घर में उजाला है और तब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे आंख के लिए वह रोशनी नुकसानदायक है। अगर तुम्हारी आंख अंधेरे में है और उजाले में रखी हुई कोई चीज तुमको देखना है तो तुम्हारी आंख पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंख हमारी स्वस्थ रहेगी, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि रूम की लाइट डिम करके तब पढ़े और जहां पढ़ना है वहां की लाइट थोड़ी हाई कर दीजिए। तो इसके लिए आपको टेबल लैंप की आवश्यकता पड़ती है। या बल्ब जब भी घर में लगाएं पढ़ने के लिए तो ऐसे सीलिंग में बल्ब लगाएं और बल्ब नीचे की तरफ गिरा हुआ होना चाहिए। ऐसे दीवार पे बल्ब लगा के अगर जो घर में रखते हैं लोग, उन घरों के बच्चों की और बड़े बुजुर्गों सबकी आंखें थोड़ा जल्दी खराब होने की संभावना रहेगी जीवन में। और जिन घरों में बल्ब कुछ नीचे की डायरेक्शन में ऐसे गिरा हुआ होगा उस घर के लोगों की आंखें थोड़ी सुरक्षित रहेंगी, कम नुकसानदायक है बिजली उनके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रोशनी आपकी आंखों पे नहीं पड़ेगी। जहां नीचे कोई सामान रहेगी तो उसके ऊपर रोशनी गिरेगी जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। ये टेबल लैंप वाली कहानी समझ आ रही। टेबल लैंप में क्यों यही लगाते हैं? क्योंकि आपको कम उजाला चाहिए। अच्छा, इसको यही क्यों लगाए हैं या फिर ये लगाने से उजाला कम क्यों हुआ है? तो आपको पता है कि अवतल दर्पण क्या काम करता है। अवतल दर्पण कोई भी प्रकाश जाता है ना तो उसको फैलने नहीं देता है, बल्कि उस प्रकाश को क्या करता है, ऐसे बिटोर लेता है, बिटोर लेता है। ज्यादा दूरी में प्रकाश जा रहा था उसको बिटोर के बहुत कम कर देता है। तो इसका काम ही होता है प्रकाश को बिटोरना। अवतल दर्पण का काम होता है प्रकाश को बिटोरना। इसीलिए तो यहाँ भी अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है सौर भट्ठी में, क्योंकि हमको प्रकाश को क्या करना था, बटोरना था। और यहाँ भी यहाँ के जो लैंप है, इस लैंप में भी हम क्यों अवतल दर्पण का प्रयोग किए हैं? क्योंकि हमको प्रकाश को बिटोरना है कम से कम जगह में, ताकि टेबल पर जितना दूर हमारी किताब है बस उतना ही दूर पे ही हमको उजाला लगे। ऐसा काम जानते हैं जो मोबाइल इंजीनियर होते हैं, जो मोबाइल बनाते हैं, वो भी अपने मोबाइल के ऊपर एक लाइट लगाते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी जहां ऑपरेशन करते हैं वहां के ऑपरेशन के ऊपर एक लाइट जलाते हैं जो केवल उतना ही दूर पर उजाला करती है। सब में यही लगाया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि रोशनी ज्यादा फैले न, ठीक। अच्छा, अगला देखते हैं कि मोटर कारों, रेल इंजनों, स्टीमर और सर्च लाइटों के लैंपों में भी यही अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइटों में कभी फिल्मों आप देखे हैं कि बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, सब ऐसे चलाते हैं ऊपर से, टावर पर से चलाते हैं, देखते हैं। तो वह लाइट जानते हैं ज्यादा दूर में नहीं फैलती है। वह लाइट जो होती है ऐसे होती है कि यहाँ से अगर लाइट जला रहे हैं, यहाँ से लाइट जला रहे हैं तो ये इसी तरीके से चली जाती है आगे तक, इसी तरीके से आगे तक जाती रहती है, लेकिन ज्यादा फैल कर नहीं जाती है। यानी कि यह इकट्ठा होकर चल रही है, फैल के नहीं जा रही है कि यहाँ से ऐसे फैल जाए, ऐसे 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 फैल जाए, ऐसा नहीं है। तो यह जो है कि ट्रेन की लाइट अगर फैल के चलती, सोचिए ट्रेन की लाइट अगर फैल के चलती तो वह ट्रेन बहुत लंबे दूर तक नहीं देख पाती। तो ट्रेन जितना दूर उसकी पटरी होती है उसी सीध में वह लाइट जलती है और वह बहुत लंबी सफर तय करती है जब अगर किरणें फैल रही हो। सोचिएगा एक बात कि अगर यहाँ से किरणें निकलने वाले ऐसे फैल रही हैं तो इसको आप बहुत दूर तक नहीं से देख पाएंगे। लेकिन अगर इसी को आप बटोर देंगे ऐसे ना, अगर इसी को ऐसे लेकर ऐसे बटोर देंगे तब ये किरणें कहां तक जाएंगी, काफी लंबा सफर तय करेंगी, काफी लंबा सफर तय करेंगे। बिटुरी हुई किरणें काफी लंबा सफर तय करेंगी, फैली हुई किरणें काफी लंबा सफर नहीं तय कर पाएंगी, ज्यादा दूर तक आपको दिखा नहीं पाएंगी। इसीलिए अगर आपको ज्यादा दूर तक देखना है तो किरणों को बटोर के भेजिए। और बटोर कर भेजने के लिए, एकत्रित करके भेजने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है,
अवतल दर्पण काम में आता है। इसीलिए आपको स्टीमर में भी लंबा देखना पड़ेगा। सर्च लाइट है तो सर्च करने के लिए बहुत दूर तक देखना पड़ेगा। रेल के इंजन में बहुत लंबा देखना होता है। इसीलिए इनमें इनके जो दर्पण होते हैं, सर्च लाइट या स्टीमर और रेल इंजन के आगे जो लाइट लगाई जाती है उसमें जो शीशा लगाया जाता है, कौन सा लगाया जाता है? अवतल दर्पण लगाया जाता है, जिससे क्या हो, प्रकाश बिटूर करके चले। ठीक, तो ये रहा आपका अवतल दर्पण का उपयोग कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, हमने सभी को एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि उत्तल दर्पण में आप देख रहे हैं कि इसका उपयोग पढ़ने जा रहे हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की केवल दो स्थितियां थी, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण का उपयोग भी ज्यादा नहीं है। उत्तल दर्पण का उपयोग भी एक दो ठे है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, लेकिन खास है यह उपयोग। ठीक है, देखते हैं कि उत्तल दर्पण का जो पहला उपयोग है, सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वह मोटर, कार, बस, दो चक्का, चार चक्का, जो भी गाड़ियां हो सब में लगाए जाते हैं। लेकिन कहाँ पे? साइड में, साइड मिरर के रूप में, यानी कि साइड दर्पण के रूप में बगल में लगाए जाते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए। पीछे आती हुई गाड़ियों को देखने के लिए जो दर्पण लगाए जाते हैं वह कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग सभी वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड में लगाया जाता है। अच्छा, क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? यहाँ तक सवाल लिखा है कि क्यों, या फिर हमारा सवाल ये है कि क्यों हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमारे पास तो 3 दर्पण थे, हमारे पास 3 दर्पण थे। बहुत अच्छा सवाल है कि अवतल दर्पण भी आपके पास था, उत्तल दर्पण भी आपके पास था, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण भी आपके पास था। तो आप क्यों जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिएगा, अब आपके गाड़ी में जो शीशा होता है या साइड में देखने के लिए इतना ही बड़ा शीशा होता है, और समतल दर्पण भी शीशा इतना ही बड़ा मिलता है, इसमें हम चेहरा देखते हैं। ये है आपका 10 रुपये का शीशा, और ये आप गाड़ी वाला शीशा लगाएंगे तो कम से कम 300 से 400 रुपया तक पड़ जाता होगा, या इससे ज्यादा भी पड़ता होगा, 300-400 रुपये से तक लगभग पड़ जाता है। और अवतल दर्पण का शीशा लेंगे इतना बड़ा तो उसका भी उतना ही रेंज आ जाएगा, लगभग यही रेंज इसके भी आएगी। तो आप पीछे का इसमें भी दिखाई देगा, पीछे इसमें भी दिखाई देगा, पीछे का इसमें भी दिखाई देगा, लेकिन क्यों उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है? आखिर क्यों? सवाल यही है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए क्यों उत्तल दर्पण ही लगाते हैं और कोई दर्पण क्यों नहीं लगा सकते हैं? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए आपको इसका जवाब बताते हैं कि क्यों। ठीक है, अगर आपने दिमाग लगा लिया हो तो अब आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों। आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताता हूं कि क्यों यही लगाया गया है। ठीक, देखते हैं। अब ये समतल दर्पण है, इसकी क्या खासियत है हमने आपको दर्पण के पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। जब समतल दर्पण पढ़ाया तो पढ़ाया गया है, इसमें जाके देखिएगा कि समतल दर्पण जो होता है कुछ ऐसा, ये समतल दर्पण है आपका जो बिल्कुल सीधा होता है, कहीं से भी गोल नहीं हो सकता है। इसमें अगर कोई किसी वस्तु की लंबाई अगर 5 मीटर की है, किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, तो दर्पण में इसका और यह इसकी जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, अगर वह 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है तो इसके अंदर भी वह क्या करेगा, मान लीजिए 20 मीटर की दूरी पे या 2 मीटर, चलिए 4 मीटर की दूरी मान लेते हैं, तो यह 4 मीटर दूरी पर यह प्रतिबिंब भी बनेगा, और इसे सेंटीमीटर में मानिए। ठीक है, तो यह वस्तु भी बनेगी इतना ही ऊंचाई की, जितना ऊंचाई की है यह प्रतिबिंब बनेगा उतना ही ऊंचाई का, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का, लेकिन दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। ऐसा नियम है। अब ये इतना बड़ा प्रतिबिंब, सॉरी इतना बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब समतल दर्पण में ऐसा होता है। तो अगर समतल दर्पण लगा देते इंजीनियर, हमारे जो वाहन इंजीनियर होते हैं, अगर उस साइड मिरर के रूप में अगर समतल दर्पण लगा देते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती देखिएगा। इसमें जो पहले बात थी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो सीधा बनेगा, ये तो सही बात थी, सीधा बन जाता है। लेकिन इसमें किसी चीज का प्रतिबिंब देखने के लिए दूसरा आपको पॉइंट पढ़ाया गया था कि अगर समतल दर्पण में किसी का पूरा प्रतिबिंब देखना है ना, तो कम से कम दर्पण जो होता है, दर्पण कितना बड़ा चाहिए, वस्तु बटा 2, वस्तु की ऊंचाई बटा 2, इतना की आवश्यकता होती है किसकी, समतल दर्पण की। समतल दर्पण कितना बड़ा आपको चाहिए,
जितना बड़ी वस्तु है उसका आधा कर दीजिए। तो उतना बड़ा आपको क्या चाहिए, समतल दर्पण चाहिए। कब, अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तब, पूरा प्रतिबिंब देखना है तब, पूरा प्रतिबिंब देखना है तो क्या करना होगा, तो दर्पण की ऊंचाई है कितनी रखनी होगी, जितना बड़ी वस्तु है उस वस्तु का आधा ऊंचाई का आपके पास दर्पण होना चाहिए। तो बताइए अब एक ट्रक की ऊंचाई कै फीट की होती है, नीचे से देखेंगे तो कम से कम मान लीजिए 10 फीट की उसकी ऊंचाई होगी, या 10 फीट से ज्यादा भी हो सकती है। तो अब आपको इस हिसाब से 5 फीट का शीशा लगाना पड़ जाएगा अगर पीछे ट्रक का चित्र देखना है तो। बताइए अब 5 फीट की तो हमारी बाइक ही नहीं होती है ऊंचाई की, तो उतना बड़ा शीशा कहां से लगाते हैं। तो इसलिए आप समतल दर्पण का तो उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर पूरा प्रतिबिंब देखना होता तो समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, इसीलिए आप समतल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते। नहीं तो हमारे जो इंजीनियर है क्यों 10 रुपये का शीशा नहीं लगा सकते थे, इतना महंगा लगाने क्या जरूरत थी, यही जरूरत है, यही कारण है कि हम समतल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समतल दर्पण का लगाएंगे तो वस्तु की ऊंचाई का आधा ऊंचाई का शीशा लगाना पड़ेगा। 10 फीट का वस्तु है तो 5 फीट का आपको शीशा लगाना होगा उसका प्रतिबिंब देखने के लिए। तो 5 फीट का तो हमारे पास बाइकिया नहीं होती है, तो शीशा कहां से लगाएंगे, तो इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अवतल दर्पण में, इसका हम प्रयोग क्यों नहीं करें, या ये जो हमारे वाहन इंजीनियर है इसका उपयोग क्यों नहीं किए साइड में लगाने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो इसकी खासियत आपको बताता हूं कि इसकी खासियत आप पढ़े हैं अभी अभी अगली वीडियो में आपको पढ़ाया गया कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, आपको बता दूं कि यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ सेंटर होता है, ये अनंत होता है। यहाँ वस्तु रखते हैं, वस्तु रखने की 6 स्थितियां होती हैं, 6 स्थितियां बना गई। पहला प्रतिबिंब आपका यहाँ बनता है फोकस पे, फिर यहाँ प्रतिबिंब बनता है, फिर यहाँ बनता है, फिर यहाँ बनता है, फिर यहाँ बनता है। अब आप देख रहे हैं कि जब वस्तु बहुत दूर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब बिंदु मात्र का ही बनेगा, जैसे जैसे वस्तु पास आएगी उसका प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जब बढ़ता चला जाएगा तो ये तो बात अच्छी थी, चलिए हमको वस्तु दिखाई दे रही, लेकिन एक भ्रम पैदा जाता आपके मन में ना कि वस्तु की स्थिति कितनी बड़ी है, भ्रम हो जाता। पीछे वास्तविकता कुछ और है, वस्तु किसी और ऊंचाई की है, लेकिन आपको भ्रम हो जाता कि पता इतना बड़ी वस्तु आ रही है आपके सामने, तो भ्रम की वजह से डर भी हो जाता पीछे शीशा में देख करके। ये तो पहला कारण था, ये कोई विशेष कारण नहीं था, लेकिन जो विशेष कारण है अब आगे देखिएगा। इसमें खास बात होती है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, ये खास कारण है ना लगाने का। वैज्ञानिकों का मत इसी पे था, सॉरी जो इंजीनियरों का मत था वो इसी पे था कि हम उसमें क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टा बनते हैं। अब बताइए एक ट्रक आ रहा है, ट्रक का चारों चक्का आपको ऊपर दिखाई दे और ट्रक का ड्राइवर नीचे दिखाई दे, आपको साइड में गाड़ी चला रहे हैं पीछे ऐसा दिखाई दे कि चक्का ऊपर है चारों नाच रहा है, ड्राइवर नीचे ऐसे रह रहा क्या रहा है, तो आप तो घबरा जाएंगे, घबरा के एक्सीडेंट हो जाता। इसीलिए सब गाड़ियां आपको उल्टी आती हुई नजर दिखाई देती हैं। कहीं कोई घुमा रहा तो आप समझ नहीं पाते कि ड्राइवर दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है, इसीलिए आपको हो जाता भ्रम और भ्रम से हो जाती दुर्घटना। तो दुर्घटना से बचने के लिए हमारे इंजीनियर वाहन जो थे वह अवतल दर्पण को भी नहीं लगाए, ठीक। तो बच गया आपका क्या, उत्तल दर्पण। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं साइड मिरर में पीछे का दृश्य देखने के लिए। अच्छा इसमें क्या खास बात है कि इसका ही क्यों करते हैं, अगर इसका भी जवाब चाहिए तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता दूं, इसको मिटा देता हूं, नहीं मिटाता नहीं, यहाँ बना देता हूं, दिखाई दे रहा होगा कि ये है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हैं, ये ध्रुव है, ये अनंत है। अगर अनंत वस्तु होगी, अनंत फिलहाल हम देख ही नहीं पाएंगे, हमारे पास तो बगल में पीछे कुछ दूरी पर ही वस्तुएं आती है जिसका हमें देखना है, तो अनंत पे बनेगा तो फोकस बिंदु की मात्रा बनेगा, दिखाई नहीं देगा, छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा भी शीशा के नजदीक वस्तुएं अगर आती हैं तो प्रतिबिंब जानते हैं कहां बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है तो ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब वो आपका सीधा बनता है। अभी भी पढ़ाया हूं, इसी वीडियो की शुरुआत में पढ़ाया है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो दूसरी स्थिति थी कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में। जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो चक्का नीचे होगा, ड्राइवर ऊपर होगा, आपको पीछे दिखाई देगा, जैसे गाड़ियां आ रही है वैसे ही दिखाई देंगी, इससे आपको भ्रम पैदा नहीं होगा। यानी कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है जिससे कि चलाने वाले को पीछे का दृश्य देख के कोई डाउट नहीं आता है, कोई भ्रम नहीं होता है, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। अच्छा दूसरा क्या खास कारण है
कि यही उपयोग किया जाता है। दूसरा खास कारण देखिएगा यहाँ पे, खास कारण है क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना काफी बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो कैसा होता है, काफी बड़ा होता है। इसीलिए दृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है, दृष्टि मतलब देखना, क्षेत्र मतलब बड़ा, यानी इतना छोटा सा शीशा होता है आपके पास और उसके पीछे आसपास के चरचक्का, गाड़ी, बस, घर द्वार सब कुछ पीछे आपको नजर आता है। इतना छोटा सा शीशा में पीछे की सारी चीजें आपको नजर आती हैं। इसका मतलब कि इस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यही खास दो कारण है कि इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है इसलिए इसका उपयोग करते हैं, और इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, अब बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये दूसरा पॉइंट समझ लीजिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली, बाजार, सड़कों पर लगे हुए लैंपों में किया जाता है। तो वहां पे जैसे कि आप किसी रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, रोड पे लाइटें लगी हुई हैं। इन लाइटों में जो लैंपों में जो शीशा लगा हुआ होगा वो कौन सा शीशा होगा, उत्तल दर्पण होगा। यही क्यों लगाए हैं, क्योंकि अभी अभी आपको कुछ देर पहले जब प्रतिबिंब पढ़ाया जा रहा था तो आप बताए थे कि प्रतिबिंब पढ़ाए हैं तो बताएं जब वस्तुएं अनंत पे रहती हैं तो ऐसे प्रतिबिंब ऐसे किरणें आ रही थी तो यहाँ देखते थे ये फैल रही थी, ऐसे ये इधर जा रहा था प्रकाश, ये इधर जा रहा था, फैल रहा था, इसीलिए प्रकाश मिला नहीं है वास्तव में, इसीलिए यहाँ प्रतिबिंब नहीं बन रहा था। यहाँ पे प्रकाश फैल रहा था इसीलिए प्रकाश मिला नहीं है, इसीलिए प्रतिबिंब नहीं बन रहा था। तो इसको पीछे मिलाए थे काल्पनिक रूप से, यानी कि ये दर्पण का खास काम है। उत्तल दर्पण का खास काम है कि प्रकाश की किरणों को फैलाना, और अवतल दर्पण का काम है प्रकाश की किरणों को बटोरना। इसीलिए अवतल का उपयोग भट्टियों में करते हैं, प्रकाश को बिटोर कर उस प्रकाश से फायदा उठाते हैं हम लोग। और उत्तल का काम है प्रकाश को फैलाना। तो रोड पे लगी हुई लाइटें अगर अवतल लगा देते हैं तो जहां पे लाइट लगी है ना सिर्फ उसी के नीचे उजाला होता, क्योंकि उत्तल फैलाता नहीं, सॉरी अवतल फैलाता नहीं, अवतल तो बिटोर देता। इसीलिए रोड पे लगी हुई लाइटों में अवतल लगाते हैं। अवतल लगा देंगे तो सॉरी उत्तल लगाते हैं ना, रोड पे लगी हुई लाइटों में क्या लगाते हैं, उत्तल लगाते हैं, क्योंकि उत्तल लगा देने से प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, फैल जाती हैं, क्योंकि उत्तल का काम ही होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना। और एक लाइट यहाँ लगी तो बहुत दूर तक इसका उजाला रहेगा, काफी दूर तक ये उजाला करेगा। फिर आगे जाके 100-200 मीटर पे एक और लाइट लगाई जाएगी जिससे कि दूर दूर तक उजाला रहे, यानी कि उसके लैंप के शेडो में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से क्या फायदा है, उत्तल दर्पण से फायदा यह है कि इसका उजाला बहुत ही दूर दूर तक जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोड पे जो लाइटें लगती हैं वह ज्यादा दूर तक क्यों रोशनी फैलाती हैं, क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण है। टेबल में जो लैंप लगा है वो केवल किताब रखने भर ही क्यों रोशनी फैलाता है, क्योंकि उसमें अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की खासियत है प्रकाश को बिटोरना और उत्तल की खासियत है प्रकाश को फैलाना। तो बिटोरने वाला दर्पण होता है अभिसारी, ये प्रश्न आता है, बिटोरने वाला दर्पण होता है अभिसारी, अब फैलाने वाला दर्पण होता है अपसारी। तो अपसारी किसे कहेंगे, उत्तल को अपसारी कहेंगे और अवतल को अभिसारी कहेंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को भी शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग सभी लोग इसका फायदा ले सकें। ठीक है, थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।